नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय जुलाई के एग्जाम के लिए सीरीज। और इस सीरीज में हमारे पास में आज है चौथे नंबर का वीडियो। और इसके पहले के जो हमारे पास 3 वीडियो हम लोगों ने अपलोड किए हैं उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में। और जो पुरानी सीरीजें हैं वो सीरीजें मिलती है आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वो जाके जरूर आप देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एप्लीकेशन की लिंक मिलने वाली है, तो एप्लीकेशन की लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे प्ले स्टोर में राज कंप्यूटर बैतूल आप टाइप करते हो तो वहां से भी सीधे आप सर्च करके और फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ पर हमारे पास 2 कोर्सेस है और ये दोनों कोर्सेस अलग अलग लोगों के लिए है। पहली चीज तो ये वाला जो कोर्स है फुल कोर्स है। जिन लोगों का एग्जाम नहीं निकल रहा है, बार बार एग्जाम देने के बाद भी जिनका एग्जाम नहीं निकल रहा है, उन लोगों के लिए ये वाला कोर्स है ना। या जो पहली बार में क्लियर करना चाहता है बिना किसी परेशानी के, उसके लिए ये वाला कोर्स है। और जिन लोगों ने थोड़ा सा पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, कंटेंट समझ में आ गया है, वो लोग इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। इसमें टोटल 60 टेस्ट आप लोग को मिलने वाले हैं और कंप्यूटर के 3000 क्वेश्चन इसमें कवर होने वाले हैं मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, और ये पूरा पैकेज है जिसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एमसीक्यू प्लस लाइव क्लासेस और ये वाला जो कोर्स है ये भी इसी के अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो जैसा जिसकी तैयारी होगी उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न हमारे पास में है, कोल्ड बूटिंग किसे कहते हैं। बूटिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, अच्छे आते हैं। और हमारे पास बूटिंग के लिए शॉर्टकट कीज भी पूछता है और बूटिंग अलग अलग प्रकार की होती है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर हम कोल्ड बूटिंग के साथ में बूटिंग की सारी प्रोसेस देख लेते हैं कि बूटिंग प्रोसेस जो हमारे पास में होती है तो ये होती क्या है बेसिकली। तो हमारे पास में सेकेंडरी स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें एग्जीक्यूट होकर कहाँ पर आती है, रैम में। मतलब आपकी हार्ड डिस्क से कहाँ पर आएगी, ये आएगी रैम में आएगी। ये प्रोसेस हमारी बूटिंग प्रोसेस है, इसको आप याद रखिए। बूटिंग प्रोसेस जो हमारे पास में होती है मोटे तौर पर 2 प्रकार की होती है। पहली जो हमारे पास में होती है वो होती है जैसे कंप्यूटर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, पावर बटन में प्रेस किया, कंप्यूटर स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, स्टार्ट। इसके बाद इसी को हम लोग और किस नाम से बोल सकते हैं, तो पावर बटन हम लोग प्रेस करते तो हमको प्रेस कर रहे तो हमको दबाव मतलब ताकत लग रही है, मतलब कि इस समय कैसी लगेगी, हमको ताकत लग रही है, इसलिए हमने इसको बोल दिया कि ये कैसा है भैया, ये हार्ड है, हार्ड बूटिंग हो गई। अच्छा, दूसरी चीज कि कंप्यूटर हम पहली बार ऑन कर रहे हैं तो कैसा होता है, वो ठंडा होता है उस समय, है ना। इसलिए इस बूटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठंडा है, चालू किया उस समय, तो हमारे पास याद रखिएगा कंप्यूटर को स्टार्ट करना उसको हम बोलते हैं बूट करना। उसमें हमारे पास जाता है स्टार्ट, हार्ड बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। सेकेंड हमारे पास में होता है सॉफ्ट बूटिंग, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रीस्टार्ट करना, या इसी को हम बोलेंगे रीबूट करना। ठीक, रिस्टार्ट या रीबूट आप बोल सकते हो। अब क्या होगा कि अब हम कैसे करेंगे, कीबोर्ड से, मतलब पहले से कोई कंप्यूटर चालू है उसको हमको बंद करके फिर से चालू करना है तो रिस्टार्ट होगा, तो वहां पर हम शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये कहलाता है हमारे पास में सॉफ्ट। क्यों, कीबोर्ड की बटन सॉफ्ट होती है। इसके अलावा अब एक बार हमारा कंप्यूटर चालू हो चुका था, अब उसके बाद रिस्टार्ट हम कर रहे हैं, तो चालू हमने एक बार जब कर लिया था तो इस समय कंप्यूटर कैसा होगा, गर्म होगा, है ना। इसीलिए इसको याद रखना है, इस बूटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टार्ट, हार्ड और कोल्ड, जब पावर बटन हम प्रेस कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं रीस्टार्ट, सॉफ्ट और वार्म। ये हम तब बोल रहे हैं जब शॉर्टकट की कंट्रोल आर डिलीट हम प्रेस करके और कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर ले रहे हैं, उसकी बात हो रही है। हमारे पास में कोल्ड बूटिंग, मतलब कोल्ड बूटिंग कहाँ पे आ गया हमारे पास में, यहाँ पर। और इसमें करते क्या है, मैंने आपको बताया कि पावर बटन हम लोग प्रेस करेंगे और फिर कंप्यूटर हमारा चालू होता है, उसकी बात हो रही है। केवल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, कंप्यूटर को बिना बंद किए रिस्टार्ट करना, ये तो सॉफ्ट बूटिंग हो जाएगा। कंप्यूटर को पावर बटन से स्टार्ट करना, तो ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एक निबल में कितने बीट्स होते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और अच्छा प्रश्न भी है, एग्जाम लायक प्रश्न है। और इसके एग्जाम में आने की चांसेस, इसके पहले वाला, ये वाला, या इस जितने भी क्वेश्चंस हम लोग लेके आने वाले एग्जाम में आने की संभावना है, इसीलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक निबल बेसिकली होता क्या है, देखिए कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज करने की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है बिट। और बिट का फुल फॉर्म याद रखना क्या होता है, बाइनरी डिजिट। अब ये या तो 0 होगा या फिर क्या होने वाला है 1, 0 या 1 दोनों में से कोई एक होगा, तभी तो क्या कहलाता है, एक बिट कहलाता है। और जब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 बिट, तब ये बनता है क्या, एक निबल।
संख्या 4 बिट होने पर एक निबल बनता है और वही अगर इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 बिट हो जाएगी, तब क्या बनता है, 1 बाइट। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। और अगर ये बाइट की संख्या 104 हो जाती है तो फिर केबी आ जाता है, केबी के बाद एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, है ना, वो सीक्वेंस हमको पता है। तो यहाँ पे याद रखना कि निबल कहाँ पे आके बन रहा है हमारे पास में, 4 बिट्स पे। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 बिट आ जाएगा। डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करना किस कैटेगरी में आता है? तो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, है ना, याद रखना, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को हम लोग वॉलपेपर कहते हैं। और हिंदी में प्रश्न आता है डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड, उसे हम क्या कह रहे हैं, वॉलपेपर हम लोग कह रहे हैं, इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज, हमारे से प्रश्न पूछ रहा है कि इसको आप चेंज कर रहे हो, है ना, तो वो क्या कहलाता है, कौन सी कैटेगरी का काम आता है? हमारे पास में बोल रहा है फाइल इंक्रिप्शन। फाइल इंक्रिप्ट करना मतलब कि हमारा जो डेटा है उसको विशेष प्रकार के चिन्हों में बदल देना जिसको हम लोग आसानी से पढ़ नहीं सकते। वायरस क्रिएशन, वायरस क्रिएट करने की बात हो रही है। हार्डवेयर असेंबलिंग, डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन। तो क्या राइट आंसर आएगा हमारे पास में, अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो डेस्कटॉप को कस्टमाइज करना या पर्सनलाइज करना है, दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम आपका हार्डवेयर असेंबलिंग है, तो हम लोग कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं अलग अलग, उनको आपस में जोड़कर हम तैयार कर लेते हैं, तो वो हार्डवेयर असेंबलिंग होती है। तो याद रखिएगा डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन, ये आपको पर्सनलाइज भी एग्जाम में मिल सकता है। किस कैटेगरी में है, ये वाली, है ना, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदलने के लिए। अगला है मेल मर्ज का उपयोग किस काम में होता है ना। तो मेल मर्ज हम लोग को पता है कि एमएस वर्ड में हमको ये फीचर मिलता है। कई बार एग्जाम में पूछता है ये कि एक्सेल में मिलता है क्या, पावर पॉइंट में मिलता है, तो नहीं, हमको कहाँ मिलेगा, सिर्फ एमएस वर्ड में ये हमको मिलता है। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, एक कोई लेटर होगा उसको मल्टीपल लोगों को हमको भेजना है एक साथ एक ही समय में, हम उसको मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं और प्रिंट करके भी हम लोग भेज सकते हैं, वो कहलाता है हमारा मेल मर्ज, है ना। तो उसमें होता क्या है, बेसिकली आप लेटर एक रख सकते हो, एड्रेसेस अलग अलग रख सकते हो, ये सुविधा होती है मेल मर्ज की। हमको बोल रहा है केवल फाइल डिलीट करना, ये तो गलत है, केवल पासवर्ड ये भी रिलेट नहीं कर रहा है, एक जैसे लेटर में अलग अलग रिसिप्ट्स का डेटा जोड़ने में। तो हाँ, ऐसा हम लोग करते हैं कि एक लेटर होगा और अलग अलग रिसिप्ट्स मतलब अलग अलग एड्रेसेस हम उसमें लगा सकते हैं, लेबल्स जो लगाएंगे ऊपर अलग अलग लगा सकते हैं। तो ये वाला जो आंसर होगा इसका बिल्कुल सही होगा, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद हमारे पास में अगला क्वेश्चन है फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर बेसिकली एमएस वर्ड में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सबसे पहला टैब मिलता है होम टैब। होम टैब में सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास में आता है क्लिपबोर्ड, है ना। एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आता है क्लिपबोर्ड के लिए कि जब भी हम कट या कॉपी करते हैं तो कहाँ जाकर सेव होता है, क्लिपबोर्ड में जाकर सेव होता है, याद रखना। तो वही होम टैब में पहला ऑप्शन हमको मिलता है क्लिपबोर्ड का, उसी में हमको मिल जाता है ऑप्शन किसका, फॉर्मेट पेंटर का। एक ब्रश का साइन आपको वहां पर दिखेगा। क्या करता है ये, तो मान लो हमने पहले से कोई डेटा लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर क्या होगा, पहले से कोई फॉर्मेटिंग की हुई है, उसमें बोल्ड किया है, साइज फॉन्ट चेंज किया है, कलर किया है, दुनिया भरी की चीजें हमने उसमें करके रखी हुई है। तो फॉर्मेट पेंटर की सहायता से हमने इस टेक्स्ट के ऊपर जो जो फॉर्मेटिंग असाइन करी हुई है, चाहे फॉन्ट होगा, फॉन्ट का स्टाइल होगा, कलर होगा, सारी चीजें उसको कॉपी कर सकते हैं, टेक्स्ट को कॉपी नहीं करेंगे। तो फॉर्मेट पेंटर की मदद से हमने किसी टेक्स्ट पे, मतलब कोई पुराना टेक्स्ट होगा उस पर अगर जो भी हमने इफेक्ट या फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, सिर्फ उसी को कॉपी करने के लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं, ना कि टेक्स्ट कॉपी करने के लिए। हमको बोल रहा है पेज प्रिंट करने के लिए, फाइल अपलोड करने के लिए, एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए। तो ये वाला आंसर कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा, आप याद रखना। और फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की भी याद रखना, आप क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, इससे हम लोग फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं। और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या लगा देंगे हम लोग, वी लगा देंगे, उससे हम फॉर्मेट को पेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सेल या कैल्क, है ना। एक्सेल तो हम लोग पहचानते हैं, एमएस ऑफिस में हम लोग यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कैल्क की अगर बात करें तो ओपन ऑफिस या लिब्रे ऑफिस जो हमारे पास में होता है, या अपाचे जो हमारे पास में होता है, ओपन ऑफिस है टोटल मिला के, उसमें एक्सेल जैसा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम बोलते हैं कैल्क, ठीक है।
में फार्मूला सामान्यतः किस सिंबल से शुरू होता है? तो हम चाहे एक्सेल की बात कर ले या हम कैल्क की बात कर ले, इन दोनों में ही फार्मूला जब भी लगेगा हम लोग पहले क्या लगाते हैं? इक्वल का साइन लगाते हैं। उसके बाद में फिर आप जो चाहे वो फार्मूला लगा दो वहां पर। जैसे नाउ का है फार्मूला, क्या करता है एक्सेल में नाउ फार्मूला? ये डेट और टाइम दोनों को शो कराता है, ये याद रखना है ना। और यहीं पे अगर हम टुडे यूज करते, टुडे अगर यूज करते तो ये क्या करता, हमारे को सिर्फ डेट दिखाता। डेट और टाइम के लिए हम याद रखेंगे क्या फंक्शन है हमारे पास में? नाउ का फंक्शन है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारे पास में? इक्वल का है, याद रखिएगा। अगला है रिलेटिव रेफरेंस का एग्जाम्पल क्या है? रिलेटिव रेफरेंस, देखिए हमारे पास में एमएस एक्सेल की अगर हम बात करें तो जो सेल एड्रेस होता है ना, उसी को हम लोग रेफरेंस, सेल रेफरेंस हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर जो सेल रेफरेंस हमारे पास में होता है, किसी सेल का एड्रेस होता है, ये अलग अलग प्रकार का हम लोग को देखने को मिलता है। और कुल मिलाकर एमएस एक्सेल में अगर हम बात करें तो हमको 3 प्रकार के रेफरेंसेस या 3 प्रकार के एड्रेस हमको मिलते हैं सेल के। तो उसमें सबसे पहला वाला कौन सा होता है? रिलेटिव होता है ना। कहने का मतलब रिलेटिव, जैसे इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो गया। ये वाला जो है ये कौन सा है? ये रिलेटिव है। भाई एक होता है मेरे पास मिक्स वाला। मिक्स वाला क्या होगा? ये वाला आपके पास मिक्स वाला है और ये वाला भी आपके पास में क्या है? मिक्स वाला। और ये वाला रिलेटिव है ना। मिक्स वाला मतलब कि जैसे ये वाला पहले हमने कॉलम लिख दिया, डॉलर लगाया और रो को हमने लॉक कर दी। और ये वाले में क्या किया? उसने कॉलम को लॉक कर दिया है, रो फ्री है, मतलब रो आगे चेंज हो जाएगी, कॉलम नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ की बात करें, इसमें हमने क्या किया है? तो डॉलर लगाया, कॉलम भी लॉक है और डॉलर लगा के रो दोनों को लॉक करके रखा हुआ है। कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये वाला जो हमारे पास में ये कौन सा है? ये एब्सोल्यूट है ना। ऊपर वाला कौन सा है? ये एब्सोल्यूट है। ये वाला मिक्स वाला है, ये वाला भी मिक्स वाला है और ये वाला रिलेटिव है। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? ये वाला A1 है ना। ये रिलेटिव है सेल एड्रेस, जो नॉर्मल रहता है, बाय डिफॉल्ट यही रहता है ना। फिर आप आपके यूज के हिसाब से उसको बदलते हो। अगला क्वेश्चन है काउंट फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला भी। काउंट का यूज बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास सेल मतलब कॉलम होते हैं है ना। ये कॉलम हमारे पास में है और इसमें हमारे पास में कैसी होती है? ऐसी रो होती है और इसके अंदर बेसिकली क्या है? ये सारी की सारी सेल है। तो काउंट का यूज हम कहाँ करते हैं? ऐसी सेल की संख्या ज्ञात करने के लिए करते हैं जिसके अंदर क्या हो? जिसके अंदर संख्या हो, कि कितनी सेल में क्या है? संख्या या अंक है, उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? काउंट। और वही अगर हम काउंट का यूज करते, ए लगा देते उसमें, तो वो फिर क्या? जिसमें संख्या के साथ में किसी में अगर टैक्स लिखा हुआ है तो वो टैक्स को भी काउंट करता, संख्या और टैक्स दोनों को काउंट करके बताता। इसी में एक आता है हमारे पास काउंट ब्लैंक। वो क्या करता है कि जितनी खाली पड़ी वाली सेल है उनकी संख्या नाप कर आपको बताता है। फिर हम काउंट इफ भी यूज कर लेते हैं। इफ क्योंकि एक लॉजिकल फंक्शन हमारे पास में, तो फिर वो लॉजिक बन जाता है, आप उसके साथ में कोई भी लॉजिक दे सकते हो। तो ये तीनों को आप याद रखना काउंट, और ये इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जाम के लिए। फिलहाल इसका आंसर होगा टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, केवल डेट इंसर्ट करने के लिए, न्यूमेरिक वैल्यूज की संख्या गिनने के लिए। तो हमारे पास ये वाला आंसर कैसा होगा? सही होगा। हमारे जो सीट है इसमें कौन सी सेल है जिसके अंदर न्यूमेरिक मतलब जिसमें अंक होंगे, सिर्फ उन्हीं को नाप कर बताने वाला है काउंट, है ना। तो ये सही होगा। इसके बाद हमारे पास में पाई चार्ट। पाई चार्ट अगर मैं आपको बता दूं बहुत सीधा सीधा, तो हमारे एग्जाम में पाई चार्ट का क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। और पाई चार्ट के जो क्वेश्चन है मोटे तौर पर आपको बता दूं मैं कि पाई चार्ट कैसा होता है? ऐसा गोल होता है ना। ऐसा बना देता हूं। पाई चार्ट क्या होता है? बेसिकली गोल होता है। तो याद रखना, आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा सर्कल है जिसको गोलाकार आकृति में दर्शाते, तो पाई चार्ट हो गया। फिर इसमें इस तरीके से क्या करते हैं? वैल्यूज को डिवाइड करके रखते हैं। तो हम लोग ऐसा पढ़ते हैं ट्रैक और सेक्टर, है ना। तो हार्ड डिस्क में ट्रैक हम लोग बनाते हैं और फिर सेक्टर में बांट लेते हैं। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा चार्ट है जिसमें वैल्यूज को सेक्टर में बांटा जाता है? तो यही वाला हो गया पाई चार्ट। और एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा चार्ट होता है जो पिज्जा के शेप में काटा जाता है? जैसे पिज्जा होता है उसमें कटिंग करते हैं, तो ये वैसी कटिंग है। इसके अलावा इसका जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि जब भी हम पाई चार्ट का यूज करते हैं तो हम केवल एक डेटा वैल्यू, है ना, या एक डेटा सीरीज या एक डेटा टेबल या एक डेटा सारणी, केवल एक ही वैल्यू को दर्शा सकते हैं।
है ना, मतलब एक डेटा टेबल होगा आपके पास में, उसी की वैल्यू को हम इसमें दर्शा सकते हैं, दो को नहीं दर्शा सकते, है ना, मतलब इसमें हम तुलना नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, जो आंकड़े आए हैं सब उसको दिखा सकते कि भैया ये आंकड़े आए हुए बस, ठीक है। तो याद रखना कि पाई चार्ट के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज्यादा आते हैं। अभी हमको बोल रहा है पाई चार्ट सामान्यतः किसके लिए बेस्ट है, कौन सी चीजों के लिए, क्या टेक्स्ट टाइपिंग के लिए, शॉर्टकट कीज याद करने के लिए, टोटल में पार्ट्स का प्रोपरेशन दिखाने के लिए, वायरस स्कैन करने के लिए। तो हम इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, टोटल में पार्ट्स का प्रोपरेशन दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि बताइए ये पूरा क्या होगा, आपका एक टोटल होगा और उसको इस तरीके से क्या किया, पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, माइक्रो का उपयोग किस लिए किया जाता है, मैक्रो का, है ना, बेसिकली मैक्रो क्या है हमारे पास में, इसके लिए क्वेश्चन याद रखना, आपसे पूछेगा क्या VBA, है ना, क्योंकि मैक्रो का प्रयोग मतलब मैक्रो को जो बनाया जाता है VBA के प्रयोग से बनाया जाता है, क्या है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। मैक्रो क्या है बेसिकली, तो मैक्रो जो सेटिंग्स, जितनी भी सेटिंग हम लोग अप्लाई करते हैं तो उन सेटिंग्स को रिकॉर्ड कर लेता है, सेटिंग्स को रिकॉर्ड करता है और उसके बाद में मल्टीपल पेजेस पे हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैक्रो के लिए याद रखना कि ये वर्ड में मिलता है हमको, एक्सेल में भी हम लोग को मिलता है, ज़्यादा जो यूज करते हैं हम लोग कहाँ करते हैं, एक्सेल में करते हैं। इसके शॉर्टकट की भी याद रखना, मैक्रो को ऑन करने की क्या है, Alt + F8, Alt + F8 इसके शॉर्टकट की है और ये बहुत बार पूछ लिया है, इसको तो याद ही करके जाइएगा, है ना, मैक्रो रिकॉर्ड ऑफ सेटिंग्स और उसके शॉर्टकट की याद रखना, है ना, ऑन ऑफ करने के लिए हमको डेवलपर टूल्स में जाना पड़ता है, वो भी याद रखिएगा, ठीक। तो इसका हमारे पास ऑप्शन क्या बोल रहा है, रिपीटेड टास्क टू ऑटोमेटेड करने के लिए, मॉनिटर का आउटपुट कीबोर्ड को स्टोर करने के लिए, इंटरनेट बंद करने के लिए। तो क्या होगा, रिपीटेड टास्क को ऑटोमेटेड करने के लिए, है ना, कि हमारे पास जितने भी बार बार चीजें करनी है तो रिकॉर्ड करके और उसको फिर सब पे अप्लाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैक्रो का, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइन चार्ट किसके लिए अधिक उपयोगी होता है, लाइन चार्ट किसके लिए उपयोगी होता है। लाइन चार्ट आपने देखा होगा, हम लोगों ने बचपन में सबसे पहले जो चार्ट बनाया है तो वो यही वाला चार्ट बनाया है ना। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग प्रत्येक ऐसे, इसमें यहाँ से टाइम बने रहेंगे ये वैल्यूज, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि समय के साथ इस पे क्या उतार चढ़ाव आ रहा है उसको अगर हमको दिखाना है तब हम यूज करते हैं किसका, लाइन चार्ट का, है ना। समय के साथ आने वाले परिवर्तन को अगर दिखाना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, लाइन चार्ट का, ये याद रखना एग्जाम के हिसाब से भी। समय के साथ ट्रेंड दिखाने के लिए पासवर्ड इंक्रिप्शन, फाइल एक्सटेंशन, ऑडियो प्ले, है ना। तो समय के साथ क्या दिखा रहा है, ट्रेंड, ट्रेंड मतलब क्या होगा, जो परिवर्तन आ रहा है समय के साथ में उसी को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं लाइन चार्ट का, याद रखिएगा। स्लाइड ट्रांजेक्शन किससे संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल पावर पॉइंट के क्वेश्चन पहले कम आते थे पर आजकल ठीक ठाक आते हैं। तो स्लाइड क्या है, ट्रांजेक्शन है। तो स्लाइड ट्रांजेक्शन कहने का मतलब ये है कि हम लोग मल्टीपल स्लाइड्स रन कराते हैं और जब एक स्लाइड जाती है दूसरी स्लाइड आती है तो बीच का जो समय होता है उसको एनिमेटेड बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, स्लाइड ट्रांजिशन का यूज करते हैं। तो याद रखना कि जब आप मल्टीपल स्लाइड चला रहे हो तो एक स्लाइड आपकी रन हो रही है, जब दूसरी स्लाइड आएगी, है ना, तो ये बीच का जो गैप है यहाँ पर क्या डाल देते हैं हम लोग, ट्रांजिशन डाल देते हैं। तो याली स्लाइड जब यहाँ पर आएगी तो वो उड़ते भी आएगी, घूमते भी आएगी या और किसी शेप में आएगी, वो कहलाता है हमारे पास स्लाइड ट्रांजिशन। इसको याद रखना क्या है, इस पे टेक्स्ट स्पेलिंग करेक्शन के लिए, फाइल कंप्रेशन के लिए, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जाने पर इफेक्ट। तो ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको ऐसा कैसा याद रखना, इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड शो शुरू करने के लिए सामान्यतः शॉर्टकट की कौन सी होती है। तो स्लाइड शो अगर हमको शुरू करना है तो सामान्य रूप से हम जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो क्या है, F5 है, इसको याद रखना है। लेकिन करंट साइड से कि बीच में आप कहीं हो 10-12 स्लाइड आपने बनाई है और आप इस समय चौथी पांचवी स्लाइड पर है और आपको वहीं से आगे रन करना है प्रेजेंटेशन को, तब हम यूज करते हैं Shift + F5 का, उसको याद रखिएगा, है ना। और ये सेव की है, प्रिंट की, और ये रिप्लेस के शॉर्टकट की है, इसको भी याद रखिएगा। फिर है स्पीकर नोट्स का उपयोग कौन करता है। स्पीकर नोट्स क्या होते हैं बेसिकली, तो हमारे पास जो स्लाइड होती है यहीं पे नीचे क्या रहता है, उसमें नोट्स लिखने के लिए ऑप्शन रहता है हमारे पास,
है ना। तो ये किसके लिए रहता है, ये उसके लिए रहता है जो उसका प्रेजेंटेशन दे रहा हो, स्लाइड का प्रेजेंटेशन दे रहा हो। तो प्रोजेक्टर पे या डिस्प्ले पे क्या देखी, तो ये स्लाइड दिखती है बस, ये वाला पोर्शन नहीं दिखता है। तो इसको क्या करता है वो व्यक्ति देखकर और फिर उसके बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में, इसके बारे में, यहाँ पढ़कर और इसके बारे में जानकारी दे देगा। तो कौन देखता है इसको, या स्पीकर नोट्स होते किसके लिए है, जो उसको प्रस्तुत कर रहा है ना। हमारे पास में क्या प्रेजेंटेटर है, प्रिंटर ड्राइव, एंटीवायरस, स्कैनर। तो जो प्रेजेंटर है, प्रस्तुत करता है ना, उसके लिए होता है कौन सा, ये वाला स्पीकर नोट्स, उसको याद रखिएगा। अगला है हैंडआउट्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। हैंडआउट्स देखे होंगे आपने बहुत सारे, आपने कटआउट सुने होंगे, वैसे हैंडआउट्स होता है। तो बेसिकली क्या होते हैं कि जब ये प्रेजेंटेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, कि जैसे मैंने भी बताया कि कोई व्यक्ति है वो प्रेजेंटेशन देने वाला है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो वो टॉपिक कहाँ बता रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले पे उसके बारे में सब कहानी बता रहा है। तो जो ऑडियंस सामने बैठी हुई रहती है, उनको उसी प्रेजेंटेशन की हार्ड कॉपी जो होती है वो पहले दे दी जाती है ना। जब वहाँ पे ये समझाता है तो वो लोग उसमें पलटा पलटा के देखते हैं कि हाँ ऐसा है, ये है, वो है। तो वो जो हाथ में दे दिया है, जो प्रेजेंटेशन हम लोग दे रहे हैं, उसकी कॉपी हार्ड वाली जो हमने यूजर्स को दे दी, व्यूवर्स को दे दी हम लोगों ने, वो कहलाते हैं हैंडआउट्स। ठीक है, ये बोल रहा है केवल स्लाइड डिलीट करने के लिए, केवल ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, केवल फाइल इनक्लूड करने के लिए, ऑडियंस को प्रिंटेड स्लाइड मटेरियल देने के लिए। तो ये वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हम लोग बताने वाले हैं उसकी हार्ड कॉपी पहले से बांट दी गई है। अगर आप किसी सेमिनार वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पर ऐसा ही होता है। ठीक है, पहले बांट दी जाती है, फिर उसके बारे में चर्चा होती है, जो भी डिस्कशन होने वाला है वो होता है, तो याद रखिएगा। अगला है ईमेल में अटैचमेंट क्या होता है। ये एक बार अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, इसके लिए अटैचमेंट का साइन ऐसा होता है, अगर आपने देखा होगा क्लिप के जैसा उसका साइन होता है ना। वहां पे क्लिक करो और किसी हम फाइल को अटैच करके और मेल के साथ हम लोग भेज देते हैं। किसी भी फाइल को हम लोग भेज सकते हैं वहाँ पे, है ना, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, इमेज हो, या ऑडियो हो, या वीडियो हो, हम लोग भेज सकते हैं वहाँ पर मेल के थ्रू। तो हमको बोल रहा है ईमेल में अटैचमेंट से क्या होता है, ईमेल का सब्जेक्ट ओनली, ईमेल के साथ भेजी गई फाइल, ईमेल का पासवर्ड या ब्राउज हिस्ट्री। तो क्या होगा, ईमेल के साथ जो हमने फाइल भेजी गई है उसको क्या बोलते हैं हम, अटैचमेंट, है ना। तो कोई भी फाइल हम लोग भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कुकीज ब्राउजर में किससे संबंधित होती है। कुकीज, है ना, तो बेसिकली कुकीज क्या होती है कि जब भी हम कोई नई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसको ओपन करने के लिए हमको कुछ सपोर्टिंग फाइलों की आवश्यकता होती है। तो जैसे हम वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो हमारा वेब ब्राउजर हमसे कुकीज को डाउनलोड करने की परमिशन मांगता है, अलाउ करने की परमिशन मांगता है। उसको हम दे देंगे तो वो डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, फिर वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगली बार जब हम उसी वेबसाइट पे जाते हैं तो फिर वो कुछ नहीं मांगता है, क्यों, पहले से उसके पास कुकीज है हमारे ब्राउजर के पास में, तो फिर वो आसानी से ओपन हो सकती है। अब कुकीज क्या करती है कि आप उस वेबसाइट पर गए हो, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है ना। तो कुकीज से बेसिकली क्या होता है, आपके लॉगिन का मतलब जितने बार आप गए हो आए हो, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड उस कुकीज के अंदर होता है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और साथ में बड़ी आसानी से ओपन भी करने देती है, सपोर्टिंग फाइलें होती है। तो हमारे पास कुकीज क्या होती है, वेब ब्राउजर में किससे संबंधित होती है, तो हमारे प्रिंटर पेपर सेटिंग से, यूजर सेशन रिलेटेड स्मॉल वेबसाइट डेटा, है ना, फिर हमारे पास सबसेटेड चार्ट ओनली और कीबोर्ड लैंग्वेज ओनली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो यूजर के या लॉगिन का जो है बड़ा रिकॉर्ड रखता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास में यूजर या सेशन, है ना, जितने बार लॉगिन हुए हैं, है ना, उसके एक छोटा सा क्या करता है वेबसाइट का डेटा, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो रखता है। याद रखना, तो आप जितने बार जाते हो उसका वो रिकॉर्ड वहां पर रखता है, ये भी याद रखेंगे, है ना। तो ये आंसर सही होगा। फिर लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है। लिब्रे ऑफिस जो हमारे आपको बता दें कि ये ओपन ऑफिस पैकेज, है ना, मतलब कि ये जैसे हम एमएस ऑफिस यूज़ करते हैं वैसे लिब्रे ऑफिस आता है। और ये कैसा है, ये फ्री है, टोटल फ्री रहता है, ये भी याद रखेंगे। आप डाउनलोड करिए और यूज़ कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसके यूज टू नहीं होते हैं, इसलिए इसको चलाना थोड़ा सा हमको बोरिंग करता है। अदरवाइज ये फ्री है और सारी सेटिंग्स में जितने भी है बिना लॉग के चलती है, पैसे भी नहीं लगते। हमको बोल रहा है राइटर की बात कर रहा है, लिब्रे ऑफिस पे राइटर की। तो राइटर क्या होता है, जैसे हमारे पास में क्या होता है एमएस वर्ड होता है, उसी प्रकार से ओपन ऑफिस में राइटर होता है। ठीक है, अब हमको राइटर फाइल का डिफॉल्ट क्या पूछ रहा है, एक्सटेंशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सटेंशन दिए गए हैं, हम सबकी बात कर ले।
यहाँ पे हमारे पास में ODT, इसका फुल फॉर्म होगा ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट फाइल, या ओपन डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं इसको, टेक्स्ट फाइल, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल हो गया, है ना, ये किसके लिए हो गया, टेक्स्ट के लिए। फिर हमारे पास में ODS, ये क्या है, ओपन डॉक्यूमेंट सीट, ओपन डॉक्यूमेंट सीट, तो मतलब ये किसकी हो गई, ये सीट के लिए हो गई, सीट मतलब कैल्क, कैल्क की फाइल जो एक्सेल के जैसे होता है। फिर हमारे पास में ODP, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, किसके लिए हो गई, ये प्रेजेंटेशन की, मतलब कि जैसे हमारे पावर पॉइंट होता है वैसे इसमें भी प्रेजेंटेशन होता है, और यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम क्या होता है, इम्प्रेस, ये किसका, इम्प्रेस की फाइल का हो गया। फिर वापस से OD और B है, तो ओपन डॉक्यूमेंट बेस, क्या होगा इसका, ओपन डॉक्यूमेंट, और ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, बेस है, BAS, ओपन डॉक्यूमेंट बेस। तो ये बेस कौन सा है हमारे पास, BS भी कर देता हूँ, ओपन डॉक्यूमेंट बेस। तो ये बेस कौन सा हमारे पास में, जो डेटाबेस की अगर हम बात करते हैं, मतलब MS एक्सेस की बात करते हैं, तो उसके जैसा सॉफ्टवेयर ओपन ऑफिस में हमारे पास कौन सा होता है, तो वो बेस होता है, याद रखिएगा, है ना। तो हमारे पास में ODT, T क्या है, टेक्स्ट फाइल के लिए बोल रहा है, तो ये किसका है, ये है राइटर का, है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, .ODT होगा, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये ओपन डॉक्यूमेंट सीट, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ओपन डॉक्यूमेंट बेस फाइल, है ना, BS, बस इतना से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क किसके समान कार्य करता है, अभी हमने बात करी जस्ट, है ना, कि कैल्क किसके समान काम करता है, MS एक्सेल की तरह, है ना, और राइटर MS वर्ड की तरह, और जो ये हमारे पास इम्प्रेस होता है वो पावर पॉइंट की तरह, और जो हमारे पास बेस होता है ओपन ऑफिस का वो MS एक्सेस की तरह, है ना, याद रखिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज को हॉरिजॉन्टल करने के लिए कौन सा ओरिएंटेशन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ओरिएंटेशन, ठीक है, हमारे पास वर्ड एक्सेल में, पावर पॉइंट में, या हम बात कर ले ओपन ऑफिस में भी, दो ही तरह के ओरिएंटेशन हमारे पास में होते हैं। एक होता है हमारे पास में पोर्ट्रेट, और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में क्या होता है, हमारा पेज इस तरीके से वर्टिकल दिखता है, और लैंडस्केप में हमारा पेज कैसा होता है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल दिखता है, ठीक। तो दो ही तरह के होते हैं। यहाँ पर हमको बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल करना है, मतलब ऐसा करना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा उसको लैंडस्केप, ठीक है। तो लैंडस्केप का ऑप्शन यूज करके हम लोग पेज को हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, आप याद रखना। अगर पोर्ट्रेट बोलता वो, फिर हम क्या करते हैं, वर्टिकल, है ना, पोर्ट्रेट मतलब क्या होता, वर्टिकल होता, मतलब कि फिर ये वाला पेज की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस बेस का मुख्य उपयोग क्या है ना, लिब्रे ऑफिस बेस का मुख्य उपयोग क्या है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास जैसे MS एक्सेस काम करता है, वैसे लिब्रे ऑफिस में या ओपन ऑफिस में बेस काम करता है। क्या करता है, डेटाबेस के तो काम करना है उसको। ये बोल रहा है केवल प्रेजेंटेशन बनाने में, डेटाबेस मैनेज करने में, केवल इमेज और स्प्रेडशीट, तो क्या आ जाएगा, डेटाबेस मैनेज करने में बेस का हम यूज करते हैं। इसका एक्सटेंशन भी हमने देख लिया, .ODB। अगला है, बग का सही अर्थ क्या है। देखिए बग जो होता है बेसिकली सॉफ्टवेयर बना के, हमारा सॉफ्टवेयर हम लोग काम कर रहे हैं, कभी कभी रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं दे रहा है ना, तब वो क्या होता है, वो बग की स्थिति में रहता है, उसको याद रखेंगे, थोड़ी देर बाद वो हट भी जाता है। तो बग का सही अर्थ क्या होगा, सॉफ्टवेयर में एरर या फॉल्ट, कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट, प्रिंटर का एक टाइप, और इंटरनेट का एड्रेस। तो इंटरनेट का एड्रेस या पार्ट, फिजिकल पार्ट तो होगा नहीं। क्या है हमारे पास में, सॉफ्टवेयर में जो एरर आता है, सॉफ्टवेयर का जो एरर आता है कि हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है प्रॉपर, वो क्या होगा, आपका बग होगा, याद रखिएगा। अगला है स्मोक टेस्टिंग, है ना। टेस्टिंग के क्वेश्चन अभी CBCT में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, और सब इसी तरह के अच्छे क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है। स्मोक टेस्टिंग क्या कहलाता है, तो स्मोक टेस्टिंग में क्या करते हैं आपको बता दूं मैं, कि टेस्ट की एक स्टेज हमारे पास में है। तो इसमें क्या करते हैं, उसको इस हद तक के टेस्ट किया जाता है, पहले तो सारा कुछ बेसिक से लेकर अभी जहाँ तक है वहाँ तक टेस्ट कर लेंगे, और यहाँ से आगे तक का भी टेस्ट कर लेते हैं, मतलब कि उसको बेसिक से टेस्ट करते हुए इस स्थिति में लेकर आएंगे, और चेक करेंगे कि आगे के टेस्ट इस पर करने हैं कि नहीं करने हैं, है ना। वो क्या कहलाता है, आपका स्मोक टेस्ट कहलाता है। हमारे पास में सॉफ्टवेयर को जलाना,
पूरे डेटाबेस को डिलीट करना, बेसिक बिल्ड, स्टेबिलिटी चेक करना और यूजर पासवर्ड बदलना। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या होगा, बेसिक बिल्ड स्टेबिलिटी चेक करना। मतलब बेसिक से लेकर हम लोग चेक करेंगे और साथ में ये भी चेक करेंगे कि आगे उसको चेक करना है कि नहीं करना है, उस पर आगे टेस्टिंग करनी है कि नहीं करनी है, उसकी स्टेबिलिटी चेक की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, जैसे कि मैंने बताया फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज और फाइल एक्सटेंशन याद से तैयार करके जाना है ना। और अभी से काफी समय है, हम लोग रोज 5-5, 10-10 दिन पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से हम लोग तैयार कर सकते हैं, पर करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा तब होगा। खाली सोचने से या इधर उधर टालने से नहीं होने वाला। यहाँ से आप करिए, रोज 10-12 याद करेंगे तो एग्जाम तक के हम 200-300 कर लेंगे बड़े आसानी से। हमको बोल रहा है डीबीएमएस का फुल फॉर्म तो क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिएगा। फील्ड किसे कहते हैं, तो बेसिकली फील्ड का जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, तो हमारे पास में इस तरीके से क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, है ना, और इस तरीके से हमारे पास में ऐसी रो होती है। ठीक है, अब इस रो में क्या आने वाला है, मतलब यहां पर हम क्या लिखेंगे वो कहाँ पता चल जाता हमको, यहाँ पर, है ना, कि अब यहाँ पर हम इस रो में लिखने वाले, यहाँ पे क्या, यहाँ पे नेम ही लिखाने वाला है। यहाँ पे मान लो हमने क्या लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, तो हमको पता है कि यहाँ पर लिखा वाला क्या है, एड्रेस है ना। यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर लिख दिया तो हमको पता है कि यहाँ पे मोबाइल नंबर है। तो बेसिकली ये कॉलम की जो हेडिंग होती है ये क्या है, ये कहलाती है फील्ड। नेम की फील्ड में नेम आएगा, एड्रेस की फील्ड में एड्रेस आएगा। समझ गए, बस इतना सा आपको याद रखना है। हमको बोल रहा है डेटाबेस का बैकअप, टेबल का कॉलम, टेबल की पूरी रो और क्वेरी का रिजल्ट ओनली। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हमारे पास में क्या आएगा, टेबल का कॉलम। ठीक है, टेबल का जो कॉलम होगा वही क्या कहलाता है हमारे पास में, फील्ड कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। ये क्या है, ये फील्ड है, ना कि ये फील्ड होती है, रो नहीं होगी, क्या होगी, कॉलम कॉलम होगी। अगला है एमएस एक्सेल में ऑटो फिल का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑटो फिल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास में इस तरीके के, अगर हम एक्सेल का क्या देखते हैं, सेल पॉइंटर देखते हैं, तो यहाँ पे कोने में कैसा होता है, ऐसा डॉट बना होता है, मतलब ब्लॉक चौखट्टा बना रहता है, वो है हमारे पास ऑटो फिल का बटन। उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि मान लो हमने ऐसा लिखा, मतलब हमने क्या लिखा, हमने लिखा 1, है ना, और नीचे की सेल में हमने 2 लिखा, ये दोनों को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, डॉट मिल जाएगा। पकड़ के जब हम नीचे खींचेंगे उसको तो क्या होगा, पूरा का पूरा 1 का टेबल बन जाएगा, 1 2 3 4 5, ऐसे हम 2 का 3 का 4 का किसी का भी टेबल हम लोग बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पैटर्न चल रहा है ना, उसी को आगे क्या कर देगा, कंटिन्यूस कर देगा। तो पकड़ के हम जहां तक खींचेंगे वहां तक पैटर्न बनते चलेगा। स्पीकर नोट लिखने के लिए क्या लिखा है, पैटर्न के आधार पर सीरीज भरता है, मेल मर्ज शुरू करता है, एक या अधिक वर्कशीट वाली फाइल होती है। तो क्या करेगा, ये यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है उसी को आगे भरने वाला है। तो क्या होगा, पैटर्न के आधार पर सीरीज को भरता है, याद रखिएगा, ऑटो फिल ऑप्शन। एमएस एक्सेल में F2 शॉर्टकट किस काम के लिए होता है। F2 बेसिकली एमएस एक्सेल की बात करें तो किसी सेल में हम लोगों ने डाटा लिख दिया है, हमको इसको क्या करना है, एडिट करना है, तब हम यूज करते हैं F2 का। किसी भी सेल में हमने डाटा डाल चुके हैं, उसमें कुछ करेक्शन अगर हम लोग करने हैं तो हम लोग यूज करते हैं किसका, F2 कमांड का। किसका करेंगे, F2 कमांड का। क्या होगा, नया डॉक्यूमेंट तैयार करना, टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए करेंगे, हाइपरलिंक डालने के लिए करेंगे, एक्सेल में सेल एडिट करने के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्सेल में सेल एडिट करने के लिए F2 कमांड का हम लोग यूज करते हैं, इसको याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है आस्की का पूरा नाम, फुल फॉर्म फिर बोलूंगा, अच्छे से तैयार करना, और ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आस्की कोड भी पूछता है, अभी एग्जाम तक के हम आस्की कोड भी कैसे तैयार करने हैं बता देंगे। आस्की का पूरा नाम क्या होगा, तो याद रखिएगा, इसका पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड, है ना, फिर हमारे पास में कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो क्या हमारे पास में अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये कैसा है, बिल्कुल सही है, फुल फॉर्म याद करके जाइएगा। अगला हमारे पास में VoIP प्रोटोकॉल का उपयोग क्या होता है। तो इसका बस फुल फॉर्म तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है। देखिए फुल फॉर्म का क्या फायदा है, इसका आपको फुल फॉर्म पता होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर हम लगा देंगे। अब यहाँ पे उसने फुल फॉर्म तो नहीं पूछा है,
फुल फॉर्म पूछा कि नहीं पूछा, लेकिन उसने क्या बोला कि VoIP प्रोटोकॉल का मुख्य उपयोग क्या है, जो उसका फुल फॉर्म है वही उपयोग होने वाला है। क्या है हमारे पास में, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब इंटरनेट के माध्यम से कॉल करना है, कौन सा, वॉइस कॉल करना है। तो इंटरनेट के माध्यम से अगर कॉलिंग करनी है तो वहां पर VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल काम करता है, बस ये याद रखना है। क्या होगा हमारे पास, सर्वर पर ईमेल मैनेज करना है, सुरक्षित वेब ट्रांजेक्शन करना है, डेटा पैकेट की एड्रेसिंग करनी है, इंटरनेट पर वॉइस कॉल क्या करना है, इंटरनेट पर वॉइस कॉल करना है, तब हमको VoIP प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये वाला ऑप्शन कैसा होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में मुख्य टेक्नोलॉजी क्या थी, थर्ड जनरेशन में कौन सी थी। तो हमको पता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, हमारे पास में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर थे, और थर्ड जनरेशन में क्या था हमारे पास में, थर्ड जनरेशन में हमारे पास में है इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब क्या है हमारे पास IC, और फोर्थ जनरेशन में हमारे पास में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। ये फोर्थ जनरेशन में, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, ट्रांजिस्टर हमारे पास सेकंड जनरेशन में, और IC हमारे पास में थर्ड जनरेशन में। ठीक है, तो ये बेसिक जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन है इसको तैयार करिएगा। और जितने भी वैज्ञानिक वगैरह हैं उनने कौन कौन से कंप्यूटर डेवलप किए कि ENIAC का विकास किसने किया, यूनिवेक का किसने किया, मार्क का किसने किया, एटसेक का किसने किया है, टेबुलेटिंग मशीन का किसने किया है, एनालिटिकल इंजन का किसने किया है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार करके रखिएगा। ये एग्जाम में 1 नंबर आपको बहुत आसानी से देने वाले हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, इसी के साथ ये आज हमारे पास में चौथे नंबर का वीडियो हो गया है, और मैं बीच में बोल नहीं पाया था, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर याद से करिएगा, और कुछ क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। तो कमेंट जितने ज़्यादा होंगे, ज़्यादा कमेंट रहने पर ही फिर हम उसके लिए आगे काम करने वाले हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि आपको चैनल सब्सक्राइब याद से करें और नोटिफिकेशन ऑन रखना, जैसी अगली क्लास आएगी तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो आप करते रहिए तैयारी, और साथ में मैंने जो चीज़ें बताई है उसको ढूंढ कर तैयार करिए। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास से, मतलब हम कल मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।